नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सन्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। तो ये आपका खान सर का पॉकेट जीके है, जो कि नया एडिशन का पॉकेट जीके निकाले हैं खान सर। तो ये आपका आरबीडी पब्लिकेशन से निकाला है। ये आपका आरबीडी के नाम ही विश्वास है। ये आपका नाम ही इसका विश्वास है। तो बहुत ही अच्छे टीचर हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पॉकेट जीके का सामान्य ज्ञान है ये आपका। तो यहाँ से ये आपका पॉकेट जीके का सामान्य ज्ञान यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। और ये आपका विषय सूची रहा आपका, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये आपका विषय सूची है। तो आप लोग इसका वीडियो देखिए, आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में आपका कोई सुझाव होगा तो बताइएगा। ये आपका प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत हैं यहाँ से। चलिए इसका क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से दिया हुआ है दोस्तों। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को देखिए, एक मिनट दोस्त। यहाँ से आप लोग देखिए पहले इसका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसमें आपका 3 खंड हैं। ये आपका पुरातात्विक स्रोत, आपका साहित्य स्रोत, उसके बाद विदेश यात्रियों के विवरण। तो ये आपका पुरातात्विक स्रोत में ये आपका 2 खंड हैं। इसमें आपका धार्मिक साहित्य है, आपका लौकिक साहित्य है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे आपका पुरातात्विक मतलब स्रोत। तो यहाँ से आपका पुरातात्विक स्रोत को देखिए, ये आपका अभिलेख है। तो अभिलेख में आपका है पुरातात्विक अभिलेख स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। उसके बाद है आपका अभिलेख पाषाण शिलाओं के स्तंभ, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्रों पर उत्खनन है तथा अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग क्लियर है यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। आपका आगे है सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व। क्या है आपका 1400 ईसा पूर्व। और आपका बोगजगोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। ये आपका बोगजगोई जो है बोगजगोई ये आपका अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इनमें इंद्रमित्र, वरुण और नास्तित्व देवताओं के नाम मिलते हैं, जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। उसके बाद है आपका भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। ये आपका है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है तथा भारतीय वर्ष सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। उसके बाद है आपका यवन राजदूत हेलिओडोरस का बेसनगर विदेशी के गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। उसके बाद है आपका जिसमें यह मध्य भारत में भागवत धर्म में विकसित होने वाला प्रमाण मिलता है। चलिए आगे आपका देखिए, यहाँ से आगे है आपका दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोगगौहरा अभिलेख से मिलता है। एनर मध्य प्रदेश से प्राप्त बाहर भगवान का हुनुरराज तोमरन का उल्लेख अंकित है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। यह आपका क्या है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ से आपका जो है पॉइंट बन सकता है दोस्तों। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कीजिएगा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। चलिए आगे है आपका रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ये आपका है रेशम बुनकर की श्रेणियों में जानकारी मंदसौर के अभिलेख से प्राप्त होती है। उसके बाद है आपका डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखा है। क्या लिखा है आपका, अशोक का इतिहास लिखा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपका डॉक्टर D.R. जो है भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर, क्या है आपका अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखा है। उसके बाद आपका प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा के रचित शिलालेख है आपका। उसके बाद है आपका शिलालेख प्रस्थित हैं। उसके बाद है आपका नीचे महत्वपूर्ण अभिलेख।
तो यहाँ से आप लोग देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण लेख है यहाँ से, तो महत्वपूर्ण देखना ज़रूरी है। ये आपका अभिलेख है यहाँ से। उसके बाद है आपका शासक अभिलेख की विशेषता। तो यहाँ से आप लोग देखिए, ये आपका हाथी का गुफा अभिलेख है। क्या है आपका? हाथी का गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख। ये आपका कलिंग राजा खारवेल का है। उसके बाद है आपका 2 नंबर में जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। उसके बाद है आपका रुद्रदामन सूरदर्शन झीलों के बारे में जानकारी देता है ये आपका। उसके बाद है आपका नासिक अभिलेख। उसके बाद है आपका गौतमीपुत्र सतकिरनीन तथा सातवाहनों की उपलब्धियां, ये आपका बताता है इसमें। उसके बाद है आपका प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ये आपका समुद्रगुप्त इनकी दिव्यांग जयों की जानकारी देता है इसमें। एहोल अभिलेख ये आपका पुलकेशिन द्वितीय है इसमें। मंदसौर अभिलेख ये आपका मालवा नरेश यशोमर्न रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी इसमें आपका मिलता है। उसके बाद है आपका ग्वालियर अभिलेख। ये आपका गुज्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में ये आपका जानकारी देता है। तो यहाँ से आप लोग देखते जाइए दोस्तों, कितना ही बढ़िया से इसमें दिया हुआ है। उसके बाद है आपका भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। ये आपका स्कंदगुप्त हूणों पर विजय का विवरण इसमें मिलता है। उसके बाद है देवपरा अभिलेख। ये आपका बंगाल शासक विजय सेन के बारे में इसमें दे रखा है। उसके बाद है आपका वंशखेड़ा और मधुबल अभिलेख। ये आपका हर्षवर्धन की उपलब्धियों का पर प्रकाश डालता है। उसके बाद है आपका बालाघाट का कार्ले अभिलेख। उसके बाद है सातवाहनों की उपलब्धियां ये आपका बताता है। उसके बाद है आपका अयोध्या अभिलेख। ये आपका शुंगों की उपलब्धियां आपको बताता है। चलिए आगे देख लेते हैं आपका भरहूत अभिलेख। ये आपका सुंगरेन शब्द खोदे होने से शुंगों का द्वारा निर्मित है। उसके बाद ये आपका एरन अभिलेख। ये आपका भानुगुप्ता सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य इसमें मिलता है आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका, और दोस्तों इसमें एक एक पॉइंट आपको हम बताते चलेंगे। चलिए यहाँ से देखिए आप लोग, ये आपका है शिक्षा के अध्ययन के मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या है आपका? सिक्कों को अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोना और सीसा धातु के बने थे, जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। यह आपका प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य को काकार्षपण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन सिक्कों के लेख लिखने का कार्य किया है। यहाँ से देखिए, कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। ये आपका कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण आपका मिलता है। उसके बाद है आपका इंडो का यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। आरंभिक जो आपका शुरू में जो सिक्का चलता था वो आपका अधिकतर चांदी का होता था। जब तांबे के सिक्के बहुत कम थे तो ये सिक्के आपका पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तो पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, ये आपका पॉइंट बनने वाला होगा। चलिए उसके बाद ये आपका रोमन सिक्के अरिकमेंडो पांडुचेरी के पास से प्राप्त हुआ है। रोमन सिक्के जो है आपका, ये आपका अरिकमेंडो पांडुचेरी के पास से प्राप्त हुआ है। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नगर शैली कहलाती है। ये आपका उत्तरी भारतीय मंदिरों की कला शैली जो है ये आपका नगर शैली कहलाती थी। वह दक्षिण भारतीय मंदिरों की एक कला शैली है। उसके बाद द्रविड़ शैली कहलाती थी। जब दक्षिणीय के वे मंदिर जिनमें नगर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते थे।
ये आपका कुषाण काल का गुप्त काल और गुप्तचर काल में जो मूर्तियाँ निर्मित हो गई हैं, जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता था। उसके बाद है आपका भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन समाधियों के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। तो दोस्तों ये आपका बहुत ही अच्छे से दे रखा है। और खान बाबा इसमें आपका जो मतलब खान सर जो हैं, तो ये आपका इसमें आपका 90% जो है बोला है क्वेश्चन इसमें आएगा इससे। और इसका PDF अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए, अजंता की गुफाएं। ये आपका अजंता की गुफाएं उत्कीर्ण माता और शिशु का मरण स्नान, राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वता सर्वकालिक है, जिसमें गुप्तकालीन, कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झांकी मिलती है। तो यहाँ से आपका मेन पॉइंट बनने वाला है दोस्तों, अजंता की गुफाएं उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरण स्नान, राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन, कलात्मक और तत्कालीन ये आपका जीवन की झांकी मिलती है। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए, उसके बाद है आपका साहित्य का स्रोत। उसके बाद आपका क्या है, ये आपका साहित्य का स्रोत है। उसके बाद है आपका वैदिक साहित्य। तो यहाँ से देखिए आपका वैदिक साहित्य से, तो वैदिक साहित्य में आपका दिया है, इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है। ये आपका भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ये आपका वेद का शाब्दिक अर्थ है, ज्ञान है और श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कुषाण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ये आपका 4 वेद हो गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो यहाँ से आपका 4 वेद हैं। ये चारों वेद को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से अब देखिए इसका ऋग्वेद में क्या दिया है। तो ऋग्वेद का है आपका 1 नंबर में है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। यह आपका यज्ञ का अर्थ जो होता है, यज्ञ ऋग्वेद में, तो यज्ञ का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। उसके बाद है आपका चतुराओं क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ये आपका ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं। इसको दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ आपका ऋचाओं हैं, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और 1008 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। और वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हेत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से आप लोग इसको मेन पॉइंट बनेगा। यहाँ से इसके 9वें मंडल में सोम देवताओं का उल्लेख मिलता है। बाद में जोड़े गए हैं 10वें मंडल में पहली बार क्षुद्रों का उल्लेख किया गया है। ये आपका बाद में क्षुद्रों का उल्लेख किया गया है, जिससे पुरुष सूक्त कहा गया है, जिसके अनुसार 4 वर्णों का
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मणों के कर्म मुख, भुजा, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मंत्र की रचना की गई है। ये आपका मंत्र की रचना की गई है, यहाँ से रचना की गई है। उसके बाद है आपका वामनावतार के 3 पंकों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को के ऋग्वेद की आयु पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। उसके बाद है आपका आर्जुवेद। आर्जुवेद में देखिए, एक मिनट दोस्त, ये आपका आर्जुवेद में है, 2 नंबर में है। एक मिनट दोस्त, ये आपका आर्जुवेद में है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह आर्जुवेद में बताए गए हैं कि यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। आर्जुवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित आर्जुवाई कहलाता है। एक ऐसा वेद है जो गद व पद दोनों शैली में है। आर्जुवेद कर्मकांड प्रधान है। इसके 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं। भाग अ में है कृष्णा आर्जुवेद और ब में है शुक्ल आर्जुवेद। यहाँ से आप लोग दोनों को याद रखिएगा दोस्तों। क में है कृष्णा आर्जुवेद और आपका ब में है शुक्ल आर्जुवेद। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका सामवेद, 3 नंबर में। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या संगीत। क्या है आपका सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान या संगीत। इसे मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र ऋचाओं का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संस्कृत का जनक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का जनक, संगीत का जनक कहा जाता है। और दोस्तों जहाँ सा थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आप लोग भावना को समझिएगा। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। उसके बाद आपका सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ मंत्र हैं, जिनमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। उसके बाद है आपका अवेद, गंधर्ववेद। इसकी प्रमुख शाखाएं कौथिमिया, जैमिनिया तथा रामायणिया। यहाँ से है दोस्तों, यहाँ से आपका ए हो गया है क्लियर। उसके बाद है आपका 4 नंबर में अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में है आपका अथर नामक ऋषि के साथ प्रथम दृष्टता है। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया तथा इसके दूसरे दृष्टता रचयिता अंगिरस ऋषि थे। इसे अथर्य ग्रीस वेद भी कहा जाता है। ये आपका इसे अथर्य ग्रीस वेद भी कहा जाता है। इसमें भौष्य वेद भी कहा जाता है। इसे भैष्य वेद भी कहा जाता है। इसे वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। यहाँ से दोस्तों इसका मेन पॉइंट बनेगा। आप लोग देखिए इसको, मेन पॉइंट को। इसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, इसमें सती प्रथा को उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिए आगे आपका है, 1 मिनट दोस्तों, सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है इसकी रचना सबसे अंत में हुई है। इसमें कुल 20 कांड हैं और 731
सूक्त हैं एवं 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्घृत हैं। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ से आपका। तो यहाँ से है आपका, यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोना टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्पवेद है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं सांस्कृतिक का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुराओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यह आपका पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। चलिए 1 मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए उसके बाद आपका 4 वेदों का एक उपवेद भी है। चारों वेदों का दोस्तों एक उपवेद भी है। ऋग्वेद का उपवेद आर्जुवेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। आर्जुवेद का उपवेद धनुर्वेद है। और अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। उसके बाद है आपका ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में देखिए आप लोग, तो ब्राह्मण साहित्य में जो आपका है, इसकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विशेषताओं का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। उसके बाद है आपका ऐतरेय में राज्य अभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। उसके बाद है आपका शतपथ ब्राह्मणों में गंधर्व, शल्य, कैकेयी, करु, पंचाल और आपका कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए आप लोग ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो आपका है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपका है, यहाँ से वेद दिया है, उपनिषद है, उपवेद है और आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो चारों को देखते हुए चलेंगे। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग दोस्तों लाइक कीजिए और दोस्तों में आप लोग शेयर कीजिए। चलिए ऋग्वेद का देखते हैं। तो ऋग्वेद का है आपका ऐतरेय, कौशितकी। उसके बाद है उपवेद, इसका है आर्जुवेद, आयुर्वेद है इसका उपवेद, इसका आयुर्वेद है। और उसके बाद है आपका ऐतरेय एवं कौशितकी ब्राह्मण, ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ का है। आर्जुवेद आपका कठ श्वेताश्वर, ईश्वर, तैत्तिरीय और आपका ये आपका मैत्रेयी है और आपका बृहदन्यायिक है। उसके बाद है आपका धनुर्वेद और इसका ब्राह्मण ग्रंथ का है आपका शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। चलिए आगे देखते हैं आपका सामवेद का। तो सामवेद का है आपका छांदोग्य केन। उसके बाद है आपका गंधर्ववेद। उसके बाद है आपका षट्विंश ब्राह्मण, इसे तांडीय ब्राह्मण भी कहते हैं। उसके बाद है आपका अथर्ववेद। उसके बाद है आपका मुंडक, प्रश्न, पांडुक्य, शिल्पवेद और आपका गोपथ ब्राह्मण। तो यहाँ से आप लोग देख लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका आरण्यक साहित्य। आरण्यक साहित्य है आपका। तो आरण्यक साहित्य में आपका इसकी रचना जंगल आरण्य में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है।
यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्य आत्मा ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आहारनीयक कुल 7 हैं, उसके ये आपका 7 हैं। तो 1 में है आपका एतेरे, 2 में है संख्यायन, 3 में है तैत्तिरीय, 4 में है मैत्रेयी और 5 में है आपका मध्यदीन और 6 में है आपका तत्वकार और 7 में आपका छंद योग है। चलिए आपका उपनिषद में है, उपनिषद में आपका 108 है। कितना है? तो उपनिषद में आपका 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप, समीप, निष्ठापूर्वक। सद बैठना अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। इसे वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। चलिए आगे देखिए, ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है। ये आपका मानी गई है दोस्तों, उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। ये आपका प्रमाणिक जो उपनिषद है ये आपका 12 है। कितना है आपका? तो ये आपका 12 है। 12 उपनिषद का 1 ईश, 2 में केन, 3 में कठ, 4 में प्रश्न, 5 में मुंडक, 6 में मंडूकीय और 7 में तैत्तिरीय, 8 में ऐतरेय और 9 में छंदयोग और 10 में आपका श्वेतार और 11 में है कौशितिकीय और 12 में है आपका बृहदन्यायिक। उसके बाद आपका शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा है। कोष्ठ उपनिषद में याम व नचिकेता का संवाद है। छंद योग में उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम शिलालेख मिलता है। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका प्राचीन का आदर्श वाक्य है सतमेव जयतेम, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद है आपका जावालोपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। उसके बाद है आपका बृहदन्यायिक उपनिषद में अहम बृहस्पतिक पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य मार्ग संवाद का वर्णन है। उसके बाद आपका वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा वैदिक स्वरों की शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। उसके बाद है आपका कल्प। ऐसे कल्प सूत्र हैं जिनमें विधा एवं नियम का उल्लेख है। नंबर 3 में है आपका व्याकरण। इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। आप लोग इसका सभी जानते हैं व्याकरण का। तो चलिए 4 नंबर का देखते हैं, निरुक्त। तो निरुक्त में आपका दिया है शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। 5 नंबर में है छंद। वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध हैं। छंद शास्त्र एवं पिंड गलमुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। 6 नंबर में है ज्योतिष। इनमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। कितना है? तो ज्योतिष में आपका 44 श्लोक हैं। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं। सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं।
तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका कल्प सूत्र का 3 भाग हैं। कौन कौन है? तो कल्प सूत्र का आपका 3 भाग हैं। तो कल्प सूत्र का ये आपका स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधित नियम है आपका। उसके बाद है आपका गृही सूत्र, लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का विवेचना है। तो यहाँ से देखिए, 1 मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये आपका धर्म सूत्र का है, एक आपका धर्म सूत्र है। तो धर्म सूत्र में है आपका धर्म सूत्र, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचना, प्रमुख स्रोतों के गौतम, बौद्धियन, अपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। उसके बाद है आपका पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान होता है। या पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लेम हर्ष एवं उग्रह सर्व ने की है। 5वीं और 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। ये आपका अस्तित्व में आ चुके थे। 1 मिनट दोस्तों, ये आपका पुराने शास्त्र अस्तित्व में आ चुके थे। तो यहाँ से देखिए, आपका अस्तित्व में आ चुके थे। कहाँ थे दोस्तों? 1 मिनट दोस्त, यहाँ से आपका गौतम बुद्ध सूत्र से और पुराने आर्थिक प्राचीन आख्यान होता है। पुराने की संख्या 18 है और पुराने की लोक हर्ष एवं उग्र सर्व को की गई है। 5वीं से 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ गए थे। उसके बाद आपका अमर कोश, पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। उसके बाद आपका मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु और भागवत और आपका मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण, गुप्त वंश, विष्णु पुराण और मौर्य वंश, ये आपका मत्स्य पुराण। और उसके बाद आपका आंध्र सातवाहन से संबंधित है। ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका सातवाहन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्राह्मण पुराण से राजाओं की वंशावली पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उसके बाद आपका सर्वप्रथम पाजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा है। पुराण संबंधित वंश मत्स्य, शुंग एवं सातवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायु गुप्त वंश, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सांस्कृतिक भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को साहित्य कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं आपका स्मृति साहित्य। तो स्मृति साहित्य में है आपका मनुष्य स्मृति। यह आपका प्राचीनतम स्मृति शुंग व सातवाहन वंशों की जानकारी। यह आपका जर्मन दार्शनिक नीति से कहते हैं। यह आपका बाइबिल को जला दो और मनुष्य स्मृति को अपनाओ। यह आपका बोल रहा है बाइबिल को जला दो और मनुष्य स्मृति को अपना लो। उसके बाद है आपका टीकाकार में है आपका भरूची, मेहता तिथि, गोविंदराज और आपका कुल्लुलुक भट्ट। उसके बाद आपका याज्ञवल्क्य स्मृति, टीकाकार विश्वरूप, ज्ञानेश्वर, अपराकर। उसके बाद आपका नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्त का उल्लेख है। उसके बाद आपका कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। उसके बाद है आपका बौद्ध साहित्य। देखिए यहाँ से दोस्तों आपका बौद्ध साहित्य आ गया है। तो बौद्ध साहित्य का देखते हैं। बौद्ध साहित्य में क्या है आपका? तो बौद्ध साहित्य में है आपका सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। क्या है आपका सबसे प्राचीन? आपका त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में
पाली भाषा में रचित है आपका, यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक, एक है आपका विनय पिटक, एक है आपका सूत पिटक और 3 में है आपका अभिधम्म पिटक। उसके बाद है आपका बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने बाद हुई है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। उसके बाद है आपका हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनाओं के साथ उल्लेखित हैं। तो देख लिए आप लोग बौद्ध धर्म का। चलिए आज के बाद आपका जैन मत। तो जैन मत का देखिए, जैन मत का है आपका जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है कि आपका आगम सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, यह आपका प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। जैन आगमों के सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। कितना अंग हैं? तो 12 अंग हैं। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपअंग हैं और 10 प्रकीर्णन और 6 आपका छेद सूत्र हैं। 4 आपका मूल सूत्र हैं। अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबहु ने की थी। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत प्रतिष्ठित पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई है। तो यहाँ से दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया है। यहाँ से आया है आपका लौकिक साहित्य। ये आपका क्या है? ये आपका लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य में है आपका ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य चाणक्य ने की है। यह 15 अधिकरण वह 180 प्रकरण में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीतिक के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये आपका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व काश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित है। उसके बाद है आपका रंजत रंगिनी का है। इसमें 8 सग्र हैं, जिन्हें तरंग कहा गया है। इनमें कश्मीरी के शासकों का वर्णन है और सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध ऐतिहासिक लिखने का प्रथम प्रयास है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रथम प्रयास तक तो हो गया है। उसके बाद है आपका एक ज्योतिष ग्रंथ है। उसके बाद गगरिक साहित्य, इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है आपका अष्ट अध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक, जिसके लेखक पाणिनि है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक व्यवस्था की रचना प्राप्त होती है। रचना कहते हैं, जानकारी प्राप्त आपका होता है। 13वीं शताब्दी में आरंभ और अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। चलिए आगे आपका आ गया है विदेश यात्रियों के विवरण। क्या है आपका? तो विदेश यात्रियों का विवरण है। यहाँ से विदेश यात्रियों का विवरण देखिए।
विदेश यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाले पहले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली है। इनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। आगे है आपका 1 मिनट दोस्त, इसको थोड़ा सा जूम आउट ले लेते हैं। चलिए इतना ठीक है। 1 मिनट दोस्त। चलिए आगे है आपका यूनानी रोमन लेखन। यहाँ से आपका है ए में है यूनानी रोमन लेखन। भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए हमें यूनानी स्रोत पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एवं भारतीय राजा सेंड्रोकोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रैबो व जस्टिन ने किया है। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस तथा फिलाकर्स ने सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेख किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जानते हैं। उसके बाद है आपका टेशियस, यह ईरानी राजवैद्य था। टेटियस जो था आपका टेटियस, यह आपका ईरानी राजवैद्य था। उसके बाद है आपका हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस का इतिहास का पिता कहा जाता है, आप लोग सभी जानते हैं। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी है। भारत फारस संबंध वर्णन, निकर्स, अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस या लेखक सिकंदर ने समकालीन में इनका विवरण अधिक प्रमाणिक विश्वसनीय था। टोलमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। टोलमी की जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी गई है। और ये आपका भारतीय बंदरगाहों का व्यापारिक है। भारतीय बंदरगाहों व व्यापारी वस्तुओं का वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका डायोनिसियस, मिस्र नरेश, टलेमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डायमेक्स सीरियस राजा एंटीओकस, ये आपका प्रथम के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था। उसके बाद है आपका मेगास्थनीज, ये आपका सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14वें वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के दरबार में बताया गया है। चलिए उसके बाद है आपका प्लिनी। तो प्लिनी का देखते हैं। प्लिनी का है आपका, इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की 1म सदी या लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापारिक वनस्पति व खनिजों का वर्णन है। नंबर बी में है आपका चीनी लेखक यात्रियों के विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इनमें प्रमुख हैं, एक में है आपका फरहान, यह गुप्त नरेश, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य
ये आपका 375 से 415 ईसा पूर्व ईस्वी के दरबार में भारत आया था। 339 से 414 ईस्वी तक इसने भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। उसके बाद है आपका ह्वेनसांग। ह्वेनसांग का देखिए, ह्वेनसांग ने 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्ष तक रहा था। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण CUK नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देश का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद है आपका हेनली। इसके द्वारा लिखित ह्वेनसांग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। उसके बाद है आपका महातवान लीन हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण है। उसके बाद है आपका इतिसंग। देखिए आप लोग इतिसंग से, इतिसंग 7वीं शताब्दी में अंत में भारत आने वाले चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। सुंग यून यह 1518 ईस्वी में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की हैं। नंबर C में है आरवी लेखक। तो चलिए आरवी लेखक को देखते हैं। आरवी लेखक में है आपका, एक में है आपका अलबुर्नी। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया। अलबुर्नी अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद, किताब उल्क हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूत कालीन समाज, धर्मरीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। अलबुर्नी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज्य ज्योति बना दिया गया। यह रबीन उज्बेकिस्तान का था। 2 नंबर में है सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया। तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आलमसुदी का 10वीं शताब्दी में बगदाद यात्री आलमसुदी भारत में आया। यह राजकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। 4था में है इब्न बतूता। इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है, जिसने रहेला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक D में है आपका अन्य लेखक। चलिए अन्य लेखक को देखिए। अन्य लेखक में है आपका तारानाथ, एक तिब्बत लेखक हैं। इन्होंने तयुंगर नामक ग्रंथ की रचना की है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। नंबर 2 में है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश के यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। उसके बाद ये आपका प्राचीन इतिहास आ गया है यहाँ से। तो प्राचीन इतिहास को देखिए यहाँ से। परिचय अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। यहाँ से इतिहास कहते हैं। तथा प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद
सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल और अर्ध ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को देखिए यहाँ से। प्रागैतिहासिक काल में है आपका यहाँ से, इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ से आप लोग देखते जाइए दोस्तों, इसमें आपका कोई साक्ष्य नहीं है, इसीलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उसके बाद है आपका अर्ध ऐतिहासिक काल। तो अर्ध ऐतिहासिक काल में देखिए, अर्ध ऐतिहासिक काल में आपका है इतिहास का ऐसा काल जिसके लेखन कला के प्रमाण तो है, लेकिन या तो वे अपुष्ट या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को अर्ध ऐतिहासिक काल इतिहास कहते हैं। इस काल के ऐतिहासिक लेखन के साहित्य एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्यम काल आता है। उसके बाद है आपका ऐतिहासिक काल। यहाँ से देखिए आपका ऐतिहासिक काल को देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक काल का जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है, इसमें मानव सभ्य बन चुका था। उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद काल आता है, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका इतना रहने देते हैं और ये आपका कल देखेंगे 2 से, यहाँ से प्रागैतिहासिक काल से प्राग प्लस इतिहास, यहाँ से कल देखेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।